Hello, viewers. Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest is a Nepal born, Delhi settled powerhouse. From humble beginnings to dazzling stages, she has conquered each step with grit and grace, transitioning from a regular job to captivating TV anchor, soul stirring singer, and compelling actor. Her journey epitomizes resilience, yet her quest for self discovery persists, shaping her into a beacon of inspiration. Through every triumph and trial, her story is a testament to unwavering determination and boundless ambition. Let's welcome Rinku Mishra ji. Hello, ma'am. How are you? Hello, sir. I'm good. Tell about you. I'm also okay. Everything is nice. First of all, you tell me, you actually born in नेपाल, ओके, लेकिन आप वहां से इंडिया आ गई. सो ये जो ट्रांजिशन है आपका नेपाल टू इंडिया, ये कैसा रहा? प्लीज से समथिंग अबाउट दिस. आह, बहुत ही लाजवाब, वंडरफुल, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। हम्म. कहते हैं ना कि कुछ आप जब सीखते हो अपने लाइफ में प्रैक्टिकली, तो आपको रियलिटी चीजों को जब आप फेस करते हो, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है। तो जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हो और फिर जब आप अपने बैक देखते हो, पीछे मुड़ के देखते हो, तो आपको लगता है कि ओ रियली आप ही है वो जिन्होंने इतना संघर्ष किया और इतना अच्छा आज करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और लोग आपको पहचान रहे हैं। तो मतलब एवरीथिंग इज वेरी नाइस, फैंटास्टिक, मतलब मजा आ गया मुझे। वेरी नाइस. तो आप ये बताइए मैम, यू हैव ऑल्सो डन एंकरिंग ऑन टीवी चैनल्स, पर आज आप हाँ। पर आज एंकर कोई और है और आज आप गेस्ट हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म. क्योंकि जब मैं एंकरिंग करती थी, मैं ऐसे ही इंटरव्यू भी लेती थी। मेरा जो प्रोग्राम है वो इंटरव्यू वाला, उसको जय हो के नाम से जाना जाता है। हम्म. नेपाल वन टेलीविजन पे ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होता था। हम्म. और एक प्रोग्राम था जो कि न्यूज था। वो न्यूज में जो है एवरी डे 8 o'clock पढ़ती थी, प्राइम टाइम। हम्म. तो न्यूज एक अलग बात होता है कि हाँ, न्यूज आप रीड करते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू किसी का लेते हैं, तो इंटरव्यू लेने में भी आपको बहुत मजा आता है और इंटरव्यू देने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम्म. तो मैं कभी सोचती थी कि काश मेरा भी कोई इंटरव्यू ले। और लास्ट 4-5 ईयर से मेरे भी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये दिन भी आ गया। हम्म. एंड थैंक यू सो मच कि मैं आज इस लायक बन गई हूँ कि मेरा इंटरव्यू लेते हैं। रियली सो नाइस. आप ये बताइए, इंटरव्यू की बात चली है, तो आप ये बताइए, हाउ डिड यू बिकम ए जर्नलिस्ट? हाउ डिड यू बिकम एन एंकर? आप बनी कैसे? मेरा ना एक बचपन से ही, मैं जब छोटी थी तब से ही मेरा एक सपना था हम्म. कि मैं टीवी में दिखूं। हम्म. मैं जब बहुत छोटी थी तो मैंने अपने कॉपी पे मैं कौन हूं कह के मैंने लिखा था। हम्म. तो ये मेरे भैया थे दूर के, उन्होंने देख लिया। हम्म. तो वो उनका सर चकरा गया कि ये मतलब क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या, कैसी बच्ची है हम्म. ये क्यों लिख रही है कि मैं कौन हूँ। हम्म. और देखिए कि कितने संयोग की बात है कि मैं कहाँ नेपाल में रहती थी। नेपाल से मैं बड़ी हुई हूँ, नेपाल में पली बड़ी हूँ। हम्म. उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली सेटल हुई। हम्म. तो मैंने हिंदी में लिखा था उस टाइम पे कि मैं कौन हूँ। हम्म. क्योंकि मुझे ना अपना पहचान चाहिए था। हम्म. मैं उस टाइम से ही सोचती थी कि पापा को इस नाम से जाने जाते हैं। हम्म. और अगर पापा को सब कोई, मेरे पापा को सब लक्ष्मीकांत झा कहते हैं, तो मुझे फिर क्यों नहीं लोग जानते हैं। हम्म. और कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं दिखूं, टीवी पे दिखूं, बट हम्म. मैं बहुत छोटी थी तो पॉसिबल ही नहीं लगता था। हम्म. फिर मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली में मैं सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया महुआ चैनल। हम्म. और मेरा कोई भी कहते हैं ना कि हाथ पकड़ने वाला, राह दिखाने वाला कोई भी नहीं था। हम्म. अब मेरा ऐसे ही मन किया और मैं फिल्म सिटी पहुंच गई। हम्म. फिल्म सिटी में फर्स्ट टाइम गई थी, 2009 में गई थी। हम्म.
एंड वहां मैंने एक दो लोगों से पूछा कि मुझे ना काम करना है, तो मुझे गार्ड ने बोला कि मैम महुआ चैनल में आप जाइए, 17 नंबर प्लॉट है और वहां पे ऑडिशन चल रहा है। हम्म। तो वहां मैं पहुंची और मैंने वहां ऑडिशन दिया। हम्म। ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गई। हम्म। तो सेलेक्ट होने के बाद मेरा नंबर वंबर वहां लिया गया और फिर मैं घर आ गई। हम्म। और घर आई तो मतलब फोन पे फोन आ रहा है, रिंकू मैम कल आपको तैयार रहना है। बट वो जो था वो प्रोग्राम था भोजी नंबर 1 करके एक प्रोग्राम चलता था महुआ चैनल पे। हम्म। वो उसमें क्या था कि सिंगिंग देन लॉट्स ऑफ थिंग की इंटरटेनमेंट प्रोग्राम था वो। तो फिर क्या हुआ, घर आई तो वो फोन पे फोन आने लग गया, फिर मैंने टाइमिंग दे दिया। और जब मुझे सुबह मॉर्निंग में वहां पहुंचना था तो मेरा उससे पहले एक्सीडेंट हो गया था घर में किसी का। हम्म। तो वो मैं जा नहीं पाई फिर। हम्म। कुछ महीनों तक फिर मैं शांत बैठी रही। हम्म। फिर मैं अगेन गई। हम्म। अगेन गई तो फिर मैं डायरेक्ट मैंने कहीं से कलेक्ट किया मिस्टर पीके तिवारी जी का नंबर, जो कि ऑनर है उस चैनल के थे पहले। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी मुंबई में हूँ और आप इस दिन आइए। फिर मैं गई, उनसे मिली और फिर मैं प्रोडक्शन हाउस पे मैं लगी वहां पे। तो जब मैं न्यूज पढ़ते हुए देखती थी और लड़की को देखती थी कि मैं बहुत अच्छी तरीके से कितना फॉर्मल तरीके से रह रही है, ड्रेसअप उनका कैसा है, मेकअप उनका कैसा है और किस तरीके से उनके वो बोलने का शैली है, तो मुझे बहुत मैं प्रभावित होती थी और मैं चाहती थी कि मैं वहां पे कुछ करूं। बट मेरा बैड लक था कि मैं वहां पे कुछ नहीं कर पाई। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे नेपाल वन चैनल है हम्म। सीपी में। फिर हम्म। मैंने वहां नेट से नंबर सर्च किया और फिर मैंने वहां कॉल किया। हम्म। मेरे लिए प्लस पॉइंट था क्योंकि मैं नेपाल की रहने वाली हूँ, प्लस मैं नेपाली सहित मैथिली लैंग्वेज भी जानती हूँ। हम्म। तो मैं डायरेक्ट नल्ली सिंह के ऑफिस में पहुंची हम्म। अपॉइंटमेंट लेकर के। फिर मैं जब पहुंची तो ऐसा हुआ कि मैडम लिफ्ट में जा रही थी कहीं मीटिंग के लिए। तो 4 लड़की ऑलरेडी वहां पे पहले से बैठी हुई थी इंटरव्यू के लिए। लेकिन मैम ने मुझे सेलेक्ट किया और मैम ने कहा आप रिंकू मिश्रा, आप नेपाल से? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो लिफ्ट के अंदर ओह। तो मैंने लिफ्ट के अंदर नल्ली सिंह को इंटरव्यू दिया और नल्ली सिंह बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है आप कल आ जाइए ऑफिस। हम्म। और फिर वहां से मेरे जो है वहां मैंने 1 महीने का तालीम लिया, 2-3 महीने का तालीम लिया कि किस तरीके से न्यूज पढ़े जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये वहां महुआ चैनल से नेपाल वन टेलीविजन तक का और मेरा एंकर बनने तक का जो सफर है वो इस तरीके से रहा। बहुत ही रोमांचक रहा, बहुत ही इंजॉय किया और बहुत रोई भी थी मैं उस टाइम पे जब मुझे न्यूज पढ़ने नहीं आता था। तो उस टाइम पे मैं 1-2 बार रोई भी हूँ। हम्म। अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम्म। बहुत अच्छा। तो आप एज एन एंकर मतलब आप न्यूज़ पढ़ती थी वहां पर? जी सर। अच्छा। तो नेपाल वन एंड महुआ के अलावे और कौन से चैनल हैं जहां पर आपने वर्क किया? सर मैंने कंटिन्यू 2012 से हम्म। 2018 तक मैंने नेपाल वन टेलीविजन में ही एंकरिंग करी। ओके। लास्ट मेरा 19 था। हम्म। हाँ, 19 तक। उसके बाद मैंने कहीं ट्राई नहीं किया हिंदी में, क्योंकि हम्म। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ हम्म। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी इतना बेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। हम्म। तो फिर मैंने सच बताऊं तो मैंने ट्राई नहीं किया। और यूट्यूब चैनल पे फिर मैंने हिंदी न्यूज अपना एक दो चैनल है वहां मैंने किया। फिर मेरे को मजा नहीं आया मतलब यूट्यूब चैनल के लिए मैंने कहा कहाँ इंटरनेशनल चैनल था। तो मेरा एक मन भी था कि मैं इंटरटेनमेंट फील्ड में जाऊं, क्योंकि मैं न्यूज करके तो मेरा जो सपना था वो पूरा हो चुका था। हम्म। तो धीरे धीरे एक सपना और जो दूसरा सपना था वो था कि मैं गाना करूँ, एल्बम करूँ, मैं सिंगिंग करूँ, मैं इवेंट करूँ, लाइव एंकरिंग भी करूँ। हम्म। तो जब आप एक रिकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हो और जब आप एक लाइव प्रोग्राम करते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हम्म। होता है। जब आप इवेंट करते हैं तो सामने आपके जो दर्शक है वो बिल्कुल लाइव होते हैं और आप भी लाइव होते हो। हम्म। तो वहां एक अलग प्रभाव पड़ता है, तो क्यों ना वो भी किया जाए। तो मैंने वो भी किया, इवेंट एंकरिंग भी करी मैंने। उसके बाद मेरे मन में चाह आया कि मैं मॉडलिंग करूँ, तो फिर मैं मॉडलिंग की तरफ मैंने रुख किया। फिर मैंने मतलब न्यूज की दुनिया से मैं थोड़ी परे हो गई। हम्म। और उसके बाद मैंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म किए, हम्म। बहुत सारे मैंने प्रिंट शूट भी किया, एडवर्टाइज भी किया 2-3। एंड उसके बाद मैंने साड़ी वाड़ी का भी एड किया।
तो मुझे फिर लगा कि अगर मैं न्यूज की तरफ ना जाऊं, यही करूँ तो बेटर है। रियली वेरी नाइस। तो आप एज एन एंकर या एज ए सिंगर, एज ए परफॉर्मर, लाइव एंकर, आप जब इस फील्ड को जब आपने बहुत नज़दीक से जब आपने एक्सपीरियंस किया, तो आप उस बेसिस पर बताइए कि जो गर्ल्स हैं उनको, और स्पेशली गर्ल्स जो स्मॉल टाउन से आती हैं या बाहर से आती हैं, तो उनको किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा अपना जो एक पर्सनल जो मेरे थिंक है, जो मैंने सिचुएशन फेस किया है, जितना मैं जानती हूँ। हम्म। एक गर्ल्स के लिए ना हर जगह पे मोस्टली क्या होता है कि उनको, मैं खुला बोलना चाहूंगी और बिकॉज ये ट्रू है, कहीं ना कहीं उनके माइंड को बरगलाने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं उनको अलग रुख करने के लिए कोशिश की जाती है कि काम करेंगे तो इसका कुछ शर्तें होंगी कि हम्म। जो मैं कहूंगा, चाहे वट एवर एनीथिंग, हम्म। तो वो आपको करना पड़ेगा। हम्म। इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि आप खुद पे भरोसा कीजिए। आपका दिल कहता है कि ये चीज गलत है, ये गलत हो रहा है, तो आप वो काम बिल्कुल भी ना करें। हम्म। अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर चीजें हैं, आप जेन्युइन हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं तो पहले नींव बनती है, तो नींव जब मजबूत होते हैं तो अपने अपनी नींव जो है उसको मजबूत कीजिए। खुद के अंदर जो क्वालिटी है उसको फाइंड कीजिए। हम्म। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है। एक ना एक दिन ऊपर वाले आपके साथ उन व्यक्तियों को जोड़ते हैं हम्म। जो आपको सीधे ऊपर लेकर के जाते हैं। धीरे धीरे ही पैदान चढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप लिफ्ट से जाइए, हम्म। आप स्टेयर से जाइए, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। हम्म। वो जब आप मजबूती अपने अंदर रखोगे और जब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे या आप दुनिया के सामने नजरें मिलाएंगे और हम्म। नजरें मिला के बात करेंगे और आपको लगेगा कि जो भी मैंने अचीव किया है हम्म। जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, जो एक पावर है, विल पावर है, उसके भरोसे, और जो मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड चीजें हैं कि हाँ नहीं, मुझे गलत चीजों से नहीं, मुझे अच्छाइयों से आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है अगर आपके अंदर अच्छाई है, भरोसा है खुद पे, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं एक दिन। ओ नाइस। तभी हमने आपके लिए पावर हाउस वर्ड यूज किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द शो। रियली अच्छा, हमें ये भी पता चला है, कितना सच है कितना सच नहीं है आप बताएंगी, कि इस फील्ड में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। जो मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा पेमेंट सैलरी दी जाती है, लड़कियों को, फीमेल्स को कम दिया जाता है। तो क्या ऐसा कभी आपका एक्सपीरियंस रहा, और आप बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। आज तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को इस वजह से भी शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती है। अगर मान लीजिए कहीं शूटिंग का टाइम है हम्म। और अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है, तो लड़की जो है कैब लेकर के जाएगी, हम्म। और लड़का जो है किसी से भी लिफ्ट मांग सकता है, अपने दोस्त को बोल सकता है, तो वो कैसे भी करके वो वहां तक पहुंच जाता है। और लड़कियों को बहुत सोच समझ करके किसी, मतलब ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, तो उसको मुझे लगता है उनकी ड्रेसअप पे भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उनकी मेकअप पे भी खर्चा होता है। उनको मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू, आप मतलब एक लड़का आप दो ड्रेस में भी जा सकता है, लेकिन लड़कियों को कम से कम जाने के लिए 4 से 5 ड्रेस चाहिए। हम्म। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद लोगों का ये थिंक है कि कोई नहीं, कि लड़के एडजस्ट कर लेंगे, लड़का है कैसे भी भाग के आ जाएगा, बट लड़की है तो थोड़ा सा वो इस वजह से कि उनको सुविधा हो जाए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कम, अगर करते हैं कोई तो मुझे लगता है कि इसी भावना से करते हैं। तो मतलब कभी आपको ऐसा रॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं नहीं, मुझे नहीं हुआ। नाइस। आप ये बताइए कि आप नेपाली जानती हैं, हिंदी जानती हैं, आपने बताया आपको मैथिली भी आती है, रीजनल लैंग्वेज। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज आप जानती हैं, लिंग्विस्ट हो गई आप। तो इससे आपको मैं भोजपुरी भी जानती हूँ। अच्छा, ओ नाइस। तो 4 आपके पास लैंग्वेजेज हैं, तो इससे आपको अपने फील्ड में कितना फायदा पहुंचा। सबसे पहले जो मुझे फायदा पहुंचा है वो मैथिली लैंग्वेज को लेकर के पहुंचा है।
हम्म। चूंकि मैं एक मैथिली परिवार से हूँ, हम्म। तो जो मैं न्यूज पढ़ती थी, प्राइम न्यूज पढ़ती थी, उसमें क्या था, नेपाली टू मैथिली था। हम्म। तो मैं नेपाली से मैथिली में कन्वर्ट करती थी एंड आफ्टर दैट मैं न्यूज रीड करती थी। हम्म। तो मुझे सबसे बेनिफिट हुआ है कि नेपाली, सॉरी, मैथिली मैथिली, और हालांकि नेपाली भी, बिकॉज मैं नेपाली जानती थी, इस वजह से मैं उसको ट्रांसलेट कर पाती थी। हम्म। और उसके बाद मुझे हिंदी में, यहाँ दिल्ली में रहने लगी, फिर बोल चाल में मैं हिंदी सीख गई। और हिंदी से तो अब मुझे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी अब गाना लिखने भी लगी हूँ, गाने भी लगी हूँ। तो हिंदी से भी मुझे बहुत फायदे हैं। तो जितने भी लैंग्वेज है वो एक्चुअली, जब मैं कहीं किसी से मिली थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर किसी भी इंसान को 4 से 5 लैंग्वेज वो जानते हैं, तो इट मीन्स कि उनका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प है। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 4 5 लैंग्वेज आता है, तो शायद मतलब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। बहुत बढ़िया। तो आप सिंगर भी हैं और आप शो पर भी हैं। तो आप आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गाना आप सुना सके व्यूवर्स को, हिंदी में या मैथिली में या भोजपुरी में। मैं तीन भोजपुरी में तो इतना ज्यादा नहीं, बिकॉज मैं भोजपुरी जानती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ, बिकॉज मैंने महुआ चैनल में काम किया था, इसलिए मैं भोजपुरी जानती हूँ। हम्म। और ये जो गाने का सफर है, सिंगिंग का जो सफर है, वो बहुत ही प्यारा सफर है। हम्म। पिछले साल जो है, एक मैंने हरियाणवी सॉन्ग जो एल्बम, मैंने वहां पे एज अ मैंने लीड कैरेक्टर किया हुआ है। तो वहां जब मैंने शूट किया, तो उस शूट के दौरान मुझे मिस्टर लक्ष्य चौहान से मेरी मुलाकात हुई थी। हम्म। वो लक्ष्य चौहान जी एक एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है। हम्म। तो हमारी जो है मुलाकात होने लगी, बिकॉज हम लोग रिहर्सल करने लगे। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि रिंकू जी, आप गाना क्यों नहीं ट्राई करती है, हम्म। आप गाइए। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं सिंगर बनूंगी, मैं सिंगिंग करूंगी। हम्म। तो मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं कैसे गा सकती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, आप एक भजन लिखिए और आप गाइए, इसको मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ। तो बैठे बैठे मैंने एक भजन लिखा, और वो पहला भजन था मेरा, और वो शाम भजन है। हम्म। बहुत प्यारा भजन है, बहुत लोगों को पसंद आया, और उस गाने का बोल भी बहुत प्यारा है, ऐसे लोग कहते हैं। हम्म। कल भी मेरी आनंद जी से बात हुई थी, तो आनंद जी ने यही कहा था मुझे कि जिस हिसाब से आपकी हिंदी है, उस हिसाब से लगता है नहीं कि वो गाना आपने ही लिखा है, या जो भी गाना आप लिखती हैं लग नहीं रहा है कि आपने ही लिखा है। तो एक भजन है जो मेरा स्टार्टअप है, मैं श्याम का नाम लेते हुए आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। प्लीज। मुझे इश्क हो गया मेरी शाम से, मुझे इश्क हो गया मेरी शाम से, सुध बुध खो बैठी, सुध बुध खो बैठी मैं शाम तेरे नाम से, मुझे इश्क हो गया मेरी शाम से, मुझे इश्क हो गया मेरी शाम से। एक तो दीवानी हुई मोर मुकुट की, दूजी दीवानी हुई तेरे नयन की। एक तो दीवानी हुई मोर मुकुट की, दूजी दीवानी हुई तेरे नयन की। मुझे कुछ ना भाए बिन शाम के, मुझे कुछ ना भाए बिन शाम के, सुध बुध खो बैठी, सुध बुध खो बैठी मैं शाम तेरे नाम से, मुझे इश्क हो गया तेरे शाम से। थैंक यू। अभी अच्छे से गा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत लाउड हो जाएगा वाकई आपने थोड़ा। बहुत अच्छा गाया। और आपके धन्यवाद। ये जो शब्द थे उसमें, जैसे मीराबाई का था, जो वो अपनी रचनाएं करती थी, उस तरीके की फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा था। और बहुत अच्छे धन्यवाद। शब्द थे कि धन्यवाद। मैं सुध बुध खो बैठी श्याम। तो वाकई बहुत अच्छा भजन आपने लिखा है। आप ये बताइए कि आप
मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, एंकर भी रह चुकी हैं, लिखती भी हैं, यानी कि अब आप लिरिसिस्ट भी हैं। तो इन सब में सबसे अच्छा एस्पेक्ट आपको क्या सुटेबल लगता है? अब तक मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ कि सुटेबल मेरे लिए क्या है और क्या नहीं है। मेरे इसको लिए लेकर मुझे के लगता आप है कि आगे बढ़ना चाहेंगे? आगे मुझे लगता है कि एक एज एन एक्टर एंड एक सिंगर के रूप में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और न्यूज मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ, लेकिन हालांकि जब एक कोई पत्रकार कोई एंकर बन जाती है बन जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस भाव में कहीं ना कहीं वो चीजें मतलब उनके अंदर रह ही जाता है। तो जब मैं एंकरिंग करती थी तभी भी मैं बहुत बिंदास करती थी, तभी भी मैं उतना ही एंजॉय करती थी। जब मैं एक्ट करती हूँ तभी भी मैं उतना ही एंजॉय करती हूँ। जब मैं लिखती हूँ तो लिखने में परेशानी होती है, क्योंकि मैं शब्दों पे बहुत बहुत सारे शब्दों की भंडार शब्दकोश मेरे पास नहीं है। पर फिर भी कोशिश करती हूँ, परमात्मा को याद करती हूँ और कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद में मैं जब गाती हूँ तो मुझे लगता है गाने में भी मुझे अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में जब मैं डबिंग करने गई, मैं बताऊँ आपको, रिकॉर्डिंग करने गई, तो मैं माइक को देख करके घबरा गई। हालाँकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं माइक लेकर के हज़ार क्या कईयों हज़ार लोगों के सामने मैं बोल सकती हूँ। हम्म। बट वो एक कॉन्फिडेंस अलग है। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंची, तो उस टाइम पे एक कमरे में बिल्कुल आपको वो साउंड प्रूफ कमरा दिया जाता है और उसमें आपको गाना होता है। जब आप रियल में गाते हो तो वो अलग साउंड करता है, आता है आवाज। लेकिन जब माइक पे गाते हो तो वहां वो कहते हैं ना सुध-बुध, वाकई में मैं सुध-बुध खो गई थी एंड मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मेरे को पानी वानी पिलाया गया और उस दिन मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। फिर मैं सेकंड टाइम गई तो फिर अच्छा से रिकॉर्ड कर पाई। और जब मैं अब रिकॉर्ड करने के लिए जाती हूँ, तो जितना रिकॉर्ड किया अभी तक मैंने चार चार सॉन्ग जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो मुझे जितना रिकॉर्ड करी उतना मुझे बेहतर फील होने लगा और लगता है कि वो माइक भी शायद मैं बहुत जल्दी उसको भी अपना बना लूंगी। बहुत बढ़िया। तो रिंकू जी, हमारी भी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, जीवन में आप आगे बढ़ें, नाम कमाएं। आपको देख करके भारत ही नहीं, नेपाल की महिलाएं भी, उन्हें एक पॉजिटिव लर्निंग मिले, वो भी आगे बढ़ें आपके जैसे, वो नाम कमाएं। और समय की कमी के कारण मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका वाकई बहुत 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 धन्यवाद। मैं जाते जाते राम जी का भजन लेटेस्ट में ही जो लिखा है वो सुनाना चाहती हूँ प्लीज और प्लीज। उसके बाद मैं दर्शक से विदा लेना चाहती हूँ। जब रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उसी टाइम की ये गाना है। तो मैं कहती हूँ अ, कि मैं जनकपुर से हूँ और अगर रामलला के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो फिर मेरा दुर्भाग्य होता है, इसलिए फिर मैंने लिखा। कलयुग में त्रेता युग का हो गया है आगमन। कलयुग में त्रेता युग का हो गया है आगमन। राम लला ने भारत में फिर से लिया है जन्म। राम लला ने भारत में फिर से लिया है जन्म। अवध की नारी बोली देखो पुलकित हो गए प्राण। राम लला करके रख ली हम सबकी शान। राम लला करके रख ली हम सबकी शान। कलयुग में त्रेता युग का हो गया है आगमन। कलयुग में त्रेता युग का हो गया है आगमन। राम लला ने भारत में फिर से लिया है जन्म। फिर से लिया है जन्म। जय श्री राम। जय श्री राम के साथ मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ और शो का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।